बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल का टॉपिक कंटिन्यू करते हुए आज हमारा जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? हमें पता है कि जिस वक्त कोई मिक्सचर हो या कोई सोल्यूशन हो, उसके अंदर कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। उन सारे कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स का अगर हम ऐड कर लें और उससे हम किसी एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर लें तो इसको हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं। यानी दूसरे अल्फाज में ये रेशियो है बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द constituents of the solution, all the components of the solution. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें लेट करते हैं कि हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट है, a solution with two components A and B। जी मेरी आवाज़ भी आ रही है और वीडियो भी आ रही है और वाइट बोर्ड भी शेयर हो रहा है, तो अगर कोई इशू नहीं तो हैंड रेज कर लें। जी ठीक हो गया। अब हम लेट करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए, इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए ये हम लेट करते हैं इट इज इक्वल टू एन ए, क्योंकि हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स को हम एन से दिखाते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए इसको हम एन ए ले लेते हैं। और इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी इसको हम लिखते हैं एन बी। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इसमें हमारे पास जाहिर सी बात है नंबर ऑफ मोल्स को हम एन से जाहिर करते हैं और वो हम लिख लेते हैं जी एन टी। एन टी लिख लें या सिर्फ एन लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ठीक है। ओके, अब अगर हम इसमें से किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मालूम करना चाहते हैं तो मोल फ्रैक्शन को याद रखें, इसको हम एक्स से जाहिर करते हैं। एक्स, मोल फ्रैक्शन के लिए एक्स का सिंबल होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, ठीक है जी, इसको हम जाहिर करेंगे एक्स ए से। ये बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इस तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, इसको हम एक्स बी से जाहिर करेंगे, ये बराबर होगा एन बी डिवाइड बाई एन टी। ठीक है जी। और अगर हम इन नंबर ऑफ मोल्स को, जो मोल फ्रैक्शंस हैं, इनको अगर हम आपस में ऐड कर लें, सम ले लें, सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबके मोल फ्रैक्शंस को हम ऐड कर लें। फॉर एग्जाम्पल हम कहें जी एक्स ए प्लस एक्स बी, ये किसके बराबर होगा? एक्स ए वैल्यू की है एन ए डिवाइड बाई एन टी, प्लस एक्स बी की वैल्यू है एन बी डिवाइड बाई एन टी। ठीक है, थोड़ा सा जरा इसको समझ लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे पास इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो ये एन टी आ जाएगा नीचे, ऊपर एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। और एन ए प्लस एन बी ये भी चूंकि एन टी के बराबर है तो हम लिखेंगे इट इज इक्वल टू एन टी डिवाइड बाई एन टी, दैट इज इक्वल टू 1। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इसके बारे में, इस कंसंट्रेशन यूनिट के बारे में, कि जो मोल फ्रैक्शंस होते हैं, जितने भी कंपोनेंट किसी सोल्यूशन में होते हैं, अगर उनके सारे मोल फ्रैक्शंस को हम आपस में ऐड कर लें तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होती है। द सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर और अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1, इट इज इक्वल टू यूनिटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा जी, इसका मतलब है कि मोल फ्रैक्शन, दो बातें यहाँ पर अब हुई हैं। पहली बात ये हुई है कि व्हाट इज मोल फ्रैक्शन।
mole fraction of a component in a solution or in a mixture, it is the ratio between number of moles of that component and total number of moles. और दूसरी बात हमने की है कि mole fractions को अगर हम आपस में ऐड करें, all components, if the sum of mole fractions of all components of a solution or a mixture is always equal to 1. तो ये दो बातें जरा इंपॉर्टेंट है इसमें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ मोल फ्रैक्शन के हवाले से। अब मोल फ्रैक्शन की ये खूबी है कि नॉर्मली जिस वक्त आप मोलैरिटी या मोलैलिटी की बात कर रहे होते हैं तो आप किसी एक नॉर्मली हम ये बाइनरी सोल्यूशन के लिए यूज करते हैं मोलैरिटी, मोलैलिटी, परसेंटेज, ठीक है। और हाँ, हालांकि ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है, हम किसी भी अगर दो से ज्यादा कंपोनेंट भी किसी उसमें सोल्यूशन में है तो हम उसके लिए परसेंटेज भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, हर कंपोनेंट की हम अलग-अलग परसेंटेज बता सकते हैं। लेकिन ये मोल फ्रैक्शन जरा ज्यादा कन्वीनियंट होता है कि हमें पता है कि ये मल्टी कंपोनेंट सोल्यूशन के लिए इसको एक्सप्रेस करना आसान है। और इसमें सबसे बड़ी आसानी ये है कि जब आप, ये आपको ऑलरेडी पता है कि मोल फ्रैक्शन को अगर आप ऐड करेंगे सारे कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन को, आपको 1 के बराबर मिलेगा। ओके जी, इसके बाद ये एग्जांपल्स ये हमने कल जो पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन ये हमने कल कर लिया था। आज सेल्फ चेक एक्सरसाइज 10.4 हम कर लेते हैं। सेल्फ चेक एक्सरसाइज 10.4 बुक आप खोलें और बुक का पेज नंबर 224 है। सेल्फ चेक एक्सरसाइज 10.4 इसमें पहला हमारे पास है नंबर 1। इसमें कैलकुलेट द पार्ट्स पर मिलियन बाय मास ऑफ कैल्शियम। हमने ppm बाय मास ऑफ कैल्शियम मालूम करना है। ओके, इन अ 2.5 ग्राम टैबलेट, मास ऑफ टैबलेट हमारे पास दिया हुआ है 2.5 grams और that contains 500 milligram of calcium. Mass of calcium is equal to 500 milligram. ओके जी, या हम दोनों को मिलीग्राम में, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे या दोनों को मिलीग्राम्स में ले लें, ठीक है जी। अब जाहिर सी बात है ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना जरा आसान है क्योंकि हमें पता है कि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है। तो इसलिए हम इसको मैस ऑफ टेबलेट जो हमारे पास बनेगा, जब हम 2.5 मल्टीप्लाई बाई 1000 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2500 मिलीग्राम, ठीक है जी। अब हमें पता है कि ppm के लिए हमारे पास जो फार्मूला है, देयरफॉर कैल्शियम इन ppm, या ppm ऑफ कैल्शियम भी अगर आप लिख लें तो वो भी ठीक है। ppm ऑफ कैल्शियम या मास ऑफ कैल्शियम यानी 500 मिलीग्राम है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ टेबलेट वो हमारे पास है, यहाँ पर मिट गया वो 2500 मिलीग्राम, 2500 मिलीग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है जी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास अगर कैलकुलेटर है तो उसको खोल लें, सॉरी पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 10⁻6 से, हमने गलती से 1000 लिख लिया, मल्टीप्लाई बाई 10⁻6, ठीक है जी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका पास आएगा 0.2 इंटू 10⁻6 ppm, ये हमारे पास आंसर आ गया जी। बच्चों अगर ये क्लियर है तो बता दें, हैंड रेज कर लें। ठीक हो गया जी। इसके बाद इसी का पार्ट बी,
दूसरा इसका वेस्ट वाटर फ्रॉम ए सीमेंट फैक्ट्री कंटेन्स 22 मिलीग्राम कैल्शियम। नंबर 2, अब यहां पर अगेन हमारे पास मैस ऑफ कैल्शियम दिया हुआ 22 मिलीग्राम, मैस ऑफ कैल्शियम आयन बताया हुआ इसने, ये 22 मिलीग्राम, ठीक है जी। एंड 0.006 ग्राम्स मैग्नीशियम आयंस, इस तरह मैस ऑफ मैग्नीशियम आयन दिया हुआ 0.006 पर केजी ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। ये 1 किलो में है, यानी टोटल सोल्यूशन हमारे पास है 1 kg। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ दीज आयंस इन ppm, ठीक है। हमने बताना है कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयंस एंड मैग्नीशियम आयंस इन ppm, ये हमने मालूम करना है। ये इसका डेटा हो गया, इसका सोल्यूशन। अच्छा जी, पहली बात तो ये कि जिस वक्त हम ये करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सारी क्वांटिटीज का यूनिट हमें एक रखना है, और 1 kg को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना आसान है। इसको हम लिखेंगे 1 kg, इट विल बी इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ से, यानी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्राम्स में होगा, और मजीद 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलीग्राम हो जाएगा, ठीक है जी। कि केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर ग्राम्स को फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे हम 1000 से, और ये मिलीग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास दो क्वांटिटीज मिलीग्राम में दी है, इसलिए इसको भी हम मिलीग्राम में ही कर लेंगे। देयरफॉर ppm ऑफ कैल्शियम आयंस, कैल्शियम आयन कितने ppm बनेगा जी? मैस ऑफ कैल्शियम 22 डिवाइड बाई मैस ऑफ टोटल मैस, ठीक है जी, वो हो गया 10⁻6 हमारे पास आ गया, और मल्टीप्लाई बाई 10⁻6, तो ये 10⁻6 कट जाएगा, तो ये 22 ppm, ठीक है। मिलीग्राम्स पर केजी, ये भी ppm ही होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 1 केजी में 10⁻6 मिलीग्राम है, तो जितने मिलीग्राम 1 केजी में होंगे वही ppm भी होगा। इससे ये बड़ा आसान सा ही, क्योंकि टोटल हमारे पास 1 केजी है, तो लिहाजा दोनों के जो मिलीग्राम है वही ppm के बराबर भी हो गए, ठीक है जी। इसके बाद इसी तरह आप इसका मैग्नीशियम का भी कर लेंगे। देयरफॉर ppm ऑफ मैग्नीशियम ये किसके बराबर है? अगेन 0.006 ये मैग्नीशियम का मैस आ गया इन मिलीग्राम, डिवाइड बाई टोटल मैस 10⁻6 है, और ppm में कन्वर्ट करने के लिए भी हम मल्टीप्लाई करते हैं 10⁻6 से, तो ये हमारे पास आ गया 0.06 ppm, ठीक है जी। ये अगर दोनों क्लियर हैं तो बता दें। जी ठीक हो गया जी, माशा। ओके, इसके बाद हम आते हैं नंबर 3 पर। ओ सॉरी, थोड़ा सा जरा इसमें जो गलती होगी इसको जरा करेक्शन कर लेते हैं। ये जो मैग्नीशियम था ये 0.006 ग्राम्स था, इससे इसको जरा मैं करेक्शन कर लूँ, क्योंकि मैंने आंसर देखा तो आंसर इसका ठीक नहीं आ रहा था, इसका मतलब है कि हमने कोई गलती की थी। इसकी मैं करेक्शन कर लेता हूँ यहाँ पर, ये 0.006 ग्राम्स, ठीक है जी। और इसको भी जब हम मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम करेंगे 0.006 मल्टीप्लाई बाई, सॉरी ये मैं ज़रा दोबारा लिख लेता हूँ, 0.006 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3, ये मिलीग्राम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये 6 मिलीग्राम हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें पूरा तो ये 6 मिलीग्राम हो गया। तो जब हम इसको नीचे यहाँ पर इसमें पुट कर लेंगे जो हमने गलती की थी, तो ये 0.06 नहीं था बल्कि ये 6 था। सर जी जी बेटा।
सर अगर इनको हम ग्राम में यूनिट में चेंज करके फिर भी आंसर एक लिखें तो मिनट इशू तो समझाता हूँ नहीं अभी, होगा? पहले मुझे एक दफा इसको करने दें। 10 डिवाइड बाई 10⁻6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6, ये 10⁻6 10⁻6 खत्म हो जाएगा, तो ये 6 ppm हो गया। जी बेटा, या तो ये तो मैंने आपको पहले ही बताया, या आप यूनिट सबका एक रखना, या सबको ग्राम में कन्वर्ट कर लें या सबको मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आप चाहते हैं इसमें से सर मैं किसी एक को ग्राम में कर लूँ, ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारे पास मैग्नीशियम दिया हुआ है यहाँ पर, मैं इसको करके आपको बताता हूँ। मैग्नीशियम हमारे पास दिया हुआ 0.006 ग्राम, ठीक है। टोटल मैस हमारे पास है 1 kg। तो इसको भी अगर हम 0.006 को, इसको मुझे जरा मिटाने की, ताकि मैं जरा दोबारा साफ साफ लिख दूँ। 0.006 ग्राम, 006 ग्राम। इसको आप चाहते हैं कि इसको आप सबको आप ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं या किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बताएं। सर ग्राम में कर दें। ग्राम में, ऊपर वाला ग्राम है तो नीचे वाला 1000 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। ये मैग्नीशियम आयन है हमारे पास, देयर फोर ppm ऑफ मैग्नीशियम आयन, ये किसके बराबर हो जाएगा? मैस ऑफ मैग्नीशियम 0.006 ग्राम्स है, डिवाइड बाई टोटल इन 1000 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 10⁻6, ठीक है। अगेन आप देख लें ये उधर ही पहुंच जाएगा कि ये 0.006, इसको जब 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3 डिवाइड बाई 1000, ये और ये कट जाएगा तो फिर 6 ppm ही आएगा। ठीक है, समझ आ गई इसकी बात? जी सर आ गई आ गई। ठीक है, लिहाजा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क सिर्फ ये होता है आपने यूनिट सेम रखना है। क्यों? क्योंकि ऊपर और नीचे जब उसने कटना तो इसका यूनिट सेम होगा तो वो सिमिलर कटेगा, अदरवाइज फिर उसमें एरर आ जाएगा। जी नेक्स्ट, फिर हम आते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3, gold occurs in sea water at an average concentration of 1.09 into 10 to the minus 2 ppb parts per billion, इसने दिया हुआ। गोल्ड के बारे में इसने बताया, सी वाटर में गोल्ड जो होता है उसकी कंसंट्रेशन ऑफ गोल्ड दी हुई है इसने, कंसंट्रेशन ऑफ गोल्ड इन सी वाटर, ये दिया हुआ इसने 1.09 इंटू 10⁻⁻² ppb पार्ट्स पर बिलियन। आप देख लें कितनी कम कंसंट्रेशन। इससे मैंने कहा जब बहुत थोड़ी चीज मिकदार हो किसी चीज की तो उसके लिए फिर हम यूनिट भी वही वाला यूज, छोटा यूनिट यूज करते हैं ताकि उसका फिगर बढ़ा। इसको अगर आप परसेंटेज में लेते हैं या नॉर्मल लेते हैं, पार्ट्स पर बिलियन नहीं लेते हैं, परसेंट लेते हैं इसका, फॉर एग्जाम्पल, या आप इसकी मोलरिटी ले लेते हैं, तो ये इतनी छोटी क्वांटिटी बनेगी कि इसके साथ कैलकुलेशंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगी। ओके, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ वाटर मस्ट बी प्रोसेस्ड टू कवर 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। ठीक है जी, हमें चाहिए गोल्ड रिक्वायर्ड, mass of gold required हमें चाहिए जी 1 ग्राम। ठीक है, तो हमने बताना सोल्यूशन हम टोटल कितना ले लें, यानी वाटर कितना हम प्रोसेस कर लेंगे। ठीक है, mass ऑफ सोल्यूशन, बल्कि मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर, mass ऑफ वाटर में लिख लेता हूँ। और वाटर कौन सा? प्योर वाटर नहीं बल्कि सोल्यूशन जिसमें गोल्ड ऑलरेडी मौजूद है। ये हमने देखना है कि जी ये हमें कितना चाहिए। ठीक है, और ये इसने नहीं बताया कि ये हमें किस चीज़ में चाहिए, हम इसको किलोग्राम में कर लें, ग्राम में कर लें, डजंट मैटर। ठीक है जी, अब हमारे पास फार्मूला क्या है? पार्ट्स पर बिलियन, पीपीबी ऑफ गोल्ड। ये किसके बराबर होगा जी? मैस ऑफ गोल्ड डिवाइड बाय मैस ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। ठीक है, इसको हम रीअरेंज कर लें, हमने मैस ऑफ सॉल्यूशन निकालना है इसमें से। सर 9 होगा 10⁻⁹। सॉरी, पार्ट्स पर बिलियन, थैंक यू वेरी मच। ये मिलियन नहीं है बल्कि बिलियन है, 10⁻⁹।
ठीक है जी। मैस ऑफ हमने सोल्यूशन मालूम करना है यहाँ पर, लिहाजा जब हम इसको रीअरेंज कर लेंगे, मैस ऑफ सोल्यूशन ये लेफ्ट साइड पे आएगा, पीपीबी गोल्ड ऑफ गोल्ड ये राइट पे चला जाएगा, तो हम कहेंगे मैस ऑफ गोल्ड डिवाइड बाई पीपीबी ऑफ गोल्ड मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹। ठीक है जी। अब ये यहाँ पर थोड़ा सा जरा आप देख लें कि हमने जो गोल्ड का मैस यहाँ पर जो गिवन है हमारे पास वो ग्राम्स में है। ठीक है, इसलिए आंसर भी हमारा ग्राम्स में आएगा। मैस ऑफ गोल्ड 1 ग्राम, मैं इस पे के साथ यूनिट भी लिख लेता हूँ। पीपीबी ये चूंकि एक रेशियो है इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं है, और ये हमें पीपीबी कितना दिया हुआ है इसने 1.09 इंटू 10⁻⁻², 1.09 इंटू 10⁻⁻², और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁹ से। ठीक है जी, ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 1.09 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाई 10⁻², ये 10⁻⁻² को मैंने ऊपर कर दिया। ठीक है, ये आ गया 1 डिवाइड बाई 1.09 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11। ठीक है जी। तो अगर आप इसको ग्राम्स को इसमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वैसे अगर आप ये ग्राम्स में ले लें तो ये बनेगा 9.17 इंटू 10⁻10 ग्राम्स, और अगर आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 9.17 इंटू 10⁻7 किलोग्राम, 1000 से डिवाइड कर लें। ठीक है, इसको देखें एक नज़र ज़रा सारे को कि हमें चूंकि ये ग्राम्स में था इसलिए आंसर हमें ग्राम्स में आ गया। ठीक है, और इसको हम अगर डिवाइड करेंगे 1000 से तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ तक क्लियर है तो बता दें। सर क्लियर हो गया। जी बेटा, ये इस तरह से हमारा ये वाला टॉपिक जो है ये ख़त्म हो गया, जो हमारे पास टॉपिक था कंसंट्रेशन यूनिट्स का। इसके बाद हमने आना राउट्स लॉ पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा ज़रा समझने वाला भी है। राउट्स लॉ क्या बताता है? एक फ्रेंच केमिस्ट था जिसका नाम राउल्ट था, उसने एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप डिस्कवर की है बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हमें पता है कि हर लिक्विड का, यहाँ पर ये याद रखें कि जब हम वेपर प्रेशर की बात करते हैं, इट इज द प्रेशर ऑफ वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विद प्योर लिक्विड। ठीक है जी। किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है, जैसे वाटर है तो इसका वेपर प्रेशर है, क्यों? क्योंकि ये वेपर्स बना लेता है। और ये भी हमें पता है कि अगर किसी भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर उसके एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, वो बॉइल होना शुरू हो जाता है। अब अगर हमारे पास पानी है और उसमें हमने कोई सल्यूट डाल दिया, कोई सब्सटेंस डाल दिया, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास प्योर वाटर के मुकाबले में अगर टैप वाटर है तो ये एक सोल्यूशन होता है, ये प्योर नहीं होता, इसमें कई सारी चीज़ें डिजॉल्व फॉर्म में होती हैं। तो डेफिनेटली इसका भी एक वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है इसका वेपर प्रेशर प्योर वाटर के मुकाबले में कम होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें डिजॉल्व हुई हैं जिनका वेपर प्रेशर वाटर के मुकाबले में बहुत कम होता है। सॉलिड फॉर्म में चीज़ें होती हैं, जो सॉलिड चीज़ें हैं वो इसके अंदर डिजॉल्व। इससे इसने ये रिलेशनशिप बताई है कि जो वेपर प्रेशर है उसका कंसंट्रेशन के साथ क्या ताल्लुक होता है। इसने इसको डिस्कवर किया, इस पे इसने काम किया। इस रिलेशनशिप को हम, यानी जो रिलेशनशिप ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन विद इट्स कंसंट्रेशन, विद कंसंट्रेशन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, कि इसमें हमने कौन सी चीज कितनी डाली हुई है उसके साथ इसके वेपर प्रेशर का आपस में क्या रिलेशन बनता है, दिस रिलेशन इज कॉल्ड इज राउट्स लॉ। ठीक है, इसने यहाँ पर राउट्स लॉ की डेफिनेशन बताई है। सर नॉन वोलेटाइल का मतलब बता दें। जी बेटा, ये मैं समझा देता हूँ कि नॉन वोलेटाइल क्या होता है और वोलेटाइल क्या होता है। देखिए, वोलेटाइल हम किसी भी ऐसी चीज को कहते हैं जो वेपर्स में तब्दील हो जाता है, जिसके वेपर बनते हैं। मिसाल के तौर पर आइस अगर है तो ये वोलेटाइल है, पेट्रोल है तो ये हाईली वोलेटाइल है। पेट्रोल के मुकाबले में वाटर लेस वोलेटाइल है। लेस वोलेटाइल इसलिए क्योंकि ये वेपर कम बनाता है। अगर आप एक ही टेम्परेचर पर वाटर और पेट्रोल को रखेंगे तो हमें पता है कि पेट्रोल फौरन वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि वाटर को वेपर्स में तब्दील होने के लिए टाइम लगेगा अगर टेम्परेचर सेम हो, टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन सेम हो। तो इसका मतलब है कि वोलेटिलिटी जो है वो वाटर की कम है, जबकि पेट्रोल की वोलेटिलिटी ज़्यादा है। नॉन वोलेटाइल उस चीज़ को कहते हैं जो वेपर्स नहीं बनाता। ठीक है, यूजुअली जो सॉलिड्स होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ सॉलिड्स ये नॉन वोलेटाइल होते हैं। ठीक है, ये अगर बात क्लियर है तो बता दें।
थैंक यू सर, ओके। जी बेहतरीन हो गया। अब यहाँ पर यही स्टेटमेंट है कि मिसाल के तौर पे अगर हम पानी के अंदर चीनी मिला लेते हैं तो चीनी जाहिर सी बात है नॉन वोलेटाइल है। इस तरह पानी के अंदर अगर नमक मिला लें ये भी नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। लेकिन इसके बरक्स अगर आप पानी के अंदर अल्कोहल मिला लें तो वो एक वोलेटाइल कंपोनेंट है। फिर दोनों वोलेटाइल है, अल्कोहल भी वोलेटाइल है, पानी भी वोलेटाइल है। इसलिए ये जहन में रखें कि इस वक्त जो राउट्स ला ये सारी चीज़ों पे अप्लाई होता है, लेकिन शायद इसने ये पहले जो हम डेफिनेशन इसकी पढ़ लेते हैं या जो इसने पहले इसका जो हिस्सा किया हुआ इसको जरा समझ लेते हैं। इसमें इसने नॉन वोलेटाइल सल्यूट की बात की है। It states that when a non-volatile solute is dissolved in a solvent, the vapor pressure of solution is directly proportional to mole fraction of the solvent. आपको यहाँ पर आइडिया आया होगा कि हमने मोल फ्रैक्शन क्यों पढ़ा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। कि ये बताता है कि अगर हम कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दें किसी सॉल्वेंट में, मिसाल के तौर पर जैसे मैंने भी आपको मिसाल दी है कि हम पानी में चीनी मिला लें या पानी में यूरिया मिला लें या पानी में नमक मिला लें, ये सारे नॉन वोलेटाइल है। जब हम इसको डिजॉल्व करेंगे तो जो वेपर प्रेशर बनेगा सोल्यूशन का, ठीक है, एक होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर जब ये प्योर हालत में था, एक तो उसका वेपर प्रेशर था जब इसमें कोई चीज़ नहीं मिलाई थी। लेकिन अब हम जब हमने इसमें कोई नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट मिला लिया तो अब हम इसको कहेंगे कि इट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। ये कहता है जो वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। इसका ताल्लुक डायरेक्टली, इसका प्रोपोर्शन है किसके साथ, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट के साथ। इसका मतलब सॉल्वेंट जितना ज्यादा होगा सोल्यूट के मुकाबले में, दूसरे अल्फाज में सोल्यूट जितना कम होगा उतना ही इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। इसका ये मतलब हुआ कि जितना आप सोल्यूट ज्यादा ऐड करते जाएंगे, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जितना ज्यादा डालते जाएंगे उतना वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। जितना आप सोल्यूट ऐड करते जाएंगे उतना सॉल्वेंट का रेशियो कम होता जाएगा, उतना उसका वेपर प्रेशर उतना जो उसका मोल फ्रैक्शन वो कम होगा। क्योंकि वेपर प्रेशर सोल्यूशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के, तो अगर इसका मोल फ्रैक्शन कम हो गया तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। और अगर आप सोल्यूट कम डालेंगे, इसका मतलब सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो वेपर प्रेशर भी उसका ज्यादा होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दो टर्म्स इसने यहाँ पर ये दिखाई हैं, ये जो P और X1, ठीक है, यहाँ पर याद रखें, यहाँ पर जो चीजें इसने यूज की हैं ये मैं जरा यहाँ पर आपको दो तीन टर्म्स पहले लिखवाता हूँ साइड पे ताकि आपको ये याद रहे। दूसरी साइड पे हम चले जाते हैं, यहाँ पर क्योंकि लिखा हुआ ओके। हम फिलहाल एक बाइनरी सॉल्यूशन कंसिडर कर लेते हैं। लेट अस कंसिडर अ बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन आपको पता है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट है। और लेट हम करते हैं, हमारे पास इसमें एक सॉल्वेंट है, जाहिर सी बात है जो हिस्सा ज़्यादा मिकदार में होगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा और जो हिस्सा जो चीज़ इसमें कम मिकदार में होगी वो सोल्यूट कहलाएगी। सॉल्वेंट हम लेट करते हैं, इसमें सॉल्वेंट हमारे पास जो भी हमारे पास सॉल्वेंट है और एक सोल्यूट है, ठीक है। तो हम वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इसको हम पी नॉट से जाहिर करते हैं। ये सब चीजें याद रख लीजिएगा, पी नॉट, ठीक है। पी नॉट क्या है? इट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, या दूसरे अल्फाज में हम इसको ये भी कह सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओवर सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि दूसरा कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल है, सोल्यूशन बनने के बाद भी जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट का ही है, ठीक है, लेकिन सोल्यूशन बनने के बाद उसको हम पी से जाहिर कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा याद रखें क्योंकि दो ही कंपोनेंट है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ये हम x1 ले लेते हैं और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट ये हम इसमें x2 ले लेते हैं। ये जरा टर्म्स याद रखें, उसके बाद हम आते हैं वापस इस पर, ठीक है जी। ये याद रखें कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इसको हम पी नॉट से जाहिर करेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन या सॉल्वेंट ओवर सोल्यूशन ये इसको हम पी से जाहिर करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इसको x1 से जाहिर करेंगे और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इसको x2 से जाहिर करेंगे। अब वापस आते हैं बुक के पेज पर। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओवर सोल्यूशन या वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1 और x1 क्या चीज है? इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट।
और इसमें इसने प्रोपोर्शनलिटी को इक्वेलिटी में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया है। जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वो क्या है, वो पी नॉट है, और पी नॉट क्या है, इट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अगर इसमें सल्यूट ना होता तो फिर इसका वेपर प्रेशर क्या होता है, लेकिन वो वेपर प्रेशर जो वाटर का होता है किसी भी टेम्परेचर पे, ठीक है, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ओके, यही इसने बताया वेयर P naught is constant of proportionality and is the vapor pressure of the pure solvent. A more common form of Raoult's law is obtained by simple substitution in a binary solution. x1 plus x2 is equal to 1. ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि x1 क्या है, इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और x2 क्या है, इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। और चूंकि हमारे पास बाइनरी सोल्यूशन है, इसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट है, इनके मोल फ्रैक्शंस को अगर हम आपस में ऐड कर लें तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। यही बात इसने यहाँ पर की है कि x1 प्लस x2 ये 1 के बराबर होगा। लिहाजा x1 किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस x2। x2 को हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये 1 माइनस x2 हो जाएगा। तो x1 की जगह हम इसको पुट कर लें, इसकी वैल्यू, तो हमारे पास जब हम ये सब्स्टिट्यूट कर ले तो हमें हमारे पास क्या आता है, P इज इक्वल टू P नॉट इंटू 1 माइनस x2। ठीक है, बुनियादी मकसद यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने का ये है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की बजाय हमारा इक्वेशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आ जाए, और कोई मकसद नहीं था। क्यों? क्योंकि हमने देखना है कि सोल्यूट ऐड करने का इस पे क्या इम्पैक्ट होगा। ओके, इसको इसने थोड़ा सा जरा किया, पी नॉट से मल्टीप्लाई किया दोनों को, P इज इक्वल टू पी नॉट इंटू पी नॉट माइनस x2। ठीक है, ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, इसने गलती से इस पे ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, या फिर हमें P माइनस पी नॉट को इसने लेफ्ट साइड पर लेकर आया, P माइनस पी नॉट इट इज इक्वल टू माइनस पी नॉट इंटू x2। ठीक है जी, और थोड़ा सा जरा अगर आप देख लें, इसमें इसने थोड़ा सा एक टेक्निकलिटी की है। टेक्निकलिटी की ये की है कि इसको इसने जो साइन सारे चेंज कर दिए। ठीक है, होना तो ये चाहिए था इस तरह करने की बजाय, अगर ये इधर ही इसी इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन है, इसको मैंने एरो लगा दी, इसको जरा देख लें। इसमें हम P नॉट इंटू x2, इसको हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, खुद ही पॉजिटिव हो जाएगा। P नॉट x2 इज इक्वल टू, इधर क्या रहेगा जी, P नॉट, और ये जो P था लेफ्ट साइड पे, इसको हम राइट साइड पे लेंगे, ये P नॉट माइनस P हो जाएगा। ये वाली इक्वेशन ये बन गई, ये यही जो इसने नीचे लिखी हुई P नॉट माइनस P इज इक्वल टू P नॉट x2। ठीक है, सिंपल रीअरेंजमेंट है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और P नॉट माइनस P जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूशन, इसको हम कहेंगे डेल्टा P। ठीक है, डेल्टा P चेंज इन वेपर प्रेशर। और ये हमेशा याद रखें कि जब भी आप कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट किसी सॉल्वेंट के अंदर डाल देंगे तो उसका वेपर प्रेशर हमेशा कम हो जाएगा, और इसी को हम कहते हैं डेल्टा P। इट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर का कम होना। कितना वेपर प्रेशर इसमें कम हो गया, दैट इज इक्वल टू P नॉट इंटू x2। P नॉट इंटू x2 यानी डेल्टा P इज इक्वल टू P नॉट इंटू x2। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि डेल्टा P इज इक्वल टू P नॉट इंटू x2, और x2 अब क्या है, इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। लिहाजा हम कहेंगे डेल्टा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। क्यों? क्योंकि P नॉट अगेन कॉमन वो कांस्टेंट है। तो हमें पता चला जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। जितना आप सोल्यूट ज्यादा ऐड करते जाएंगे उतना वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। जितना आप सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट किसी सॉल्वेंट के अंदर ज्यादा ऐड करते जाएंगे उतना उसमें जो वो वेपर प्रेशर की लोअरिंग है वो बढ़ती जाएगी, यानी वेपर प्रेशर उसका डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है जी, थोड़ा सा जरा इसने इसको मजीद आगे बढ़ाया हुआ है यहाँ पर। Therefore, Raoult's law can also be stated as the lowering in vapor pressure is directly proportional to mole fraction of the solute. Rearranging equation 2, we get another form of Raoult's law. अब Raoult's law की एक और फॉर्म यहाँ पर आ गई, और बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म आ गई है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने इक्वेशन लिखा था, इसी इक्वेशन को अगर हम जरा रीअरेंज करेंगे तो हमें मिलेगा डेल्टा P ओवर P नॉट इट इज इक्वल टू x2। बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी खत्म हो गई, इट इज इक्वल टू। ठीक है, इसको हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग का क्या मतलब है, वेपर प्रेशर ऑफ जो हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ चेंज इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिवाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इसको हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इट इज इक्वल टू x2, ये x2 के बराबर है। आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है इस टर्म के लिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जो सोल्यूट है उसका मोल फ्रैक्शन कितना है, जितना उसका मोल फ्रैक्शन है वही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की।
लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जो वेपर प्रेशर का डिक्रीज होना, वेपर प्रेशर का कम होना, वो तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि हमें पता है टेम्परेचर से वेपर प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करने से वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि वेपर्स कम बनेंगे लो टेम्परेचर पे, जबकि हाई टेम्परेचर पे वेपर ज़्यादा बनेंगे। लिहाजा ये जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ये टेम्परेचर डिपेंड करता है, लेकिन ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। टेम्परेचर कम हो या ज़्यादा हो, ठीक है, जितना आपने सोल्यूट ऐड किया है, जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वो हमेशा सेम ही रहेगा। ओके, वो डिपेंड करेगा सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर। राउट्स लॉ फॉर आइडियल सोल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल कंपोनेंट्स। अब यहाँ पर ये बताता है कि अगर एक दोनों जो है, एक तो यहाँ पर इसने दो टर्म यूज किए, आइडियल सोल्यूशन, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, और दूसरी बात इसने यहाँ पर बताया अगर दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल हैं। इसकी ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिटेल यहाँ पर इसने नहीं दी है, थोड़ा सा इसने दे दिया है। पहली बात तो याद रखें कि आइडियल सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें हमने दो कंपोनेंट्स को आपस में ऐड किया तो उसका जो टोटल वॉल्यूम है वो चेंज नहीं हुआ, उसको हम आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। इसके अलावा भी आइडियलिटी और आएगी आगे, हम कहते हैं एक ऐसा सोल्यूशन जो राउट्स लॉ को ओबे कर लेता है, वो आइडियल सोल्यूशन होता है, जो डिविएट नहीं करता राउट्स लॉ के। अब अगर दोनों कंपोनेंट्स वोलेटाइल हैं, राउट्स लॉ आल्सो गवर्न्स द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर वोलेटाइल कंपोनेंट्स। The vapor pressure of each component is determined by its mole fraction and the vapor pressure of the pure component. The total vapor pressure always lies between the vapor pressure of the pure components and is determined by the mixture composition. यहाँ पर इसने सिंपल सा इसका बता दिया कि अगर दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल हों फिर भी राउट्स लॉ इसको गवर्न करता है, और जाहिर सी बात है हर कंपोनेंट का अपना अपना जो प्रेशर है वो उसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। जिसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर, उसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा सोल्यूशन के ऊपर। जिसके मोल फ्रैक्शन कम होंगे उसका यकीनन जो वेपर प्रेशर वो कम होगा, ठीक है जी। और ये डिपेंड करता है कि ओवरऑल जो प्रेशर होगा जो सोल्यूशन का वो डिपेंड करता है कंपोनेंट्स की। इसके बाद एग्जांपल 10.12 इसको एक नज़र देख लेते हैं। What are the partial pressures of benzene and toluene in a solution in which mole fraction of benzene is 0.6? What is the total vapor pressure? The vapor pressure of pure benzene is 95.1 millimeter of mercury and vapor pressure of pure toluene is 28.4 millimeter of mercury at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो डेफिनेटली जब एक मिक्सचर होता है उस मिक्सचर में जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के प्रेशर्स होते हैं उनको हम पार्शियल प्रेशर्स कहते हैं, ठीक है। वो हम स्मॉल पी से जाहिर करते हैं, जबकि टोटल प्रेशर को हम कैपिटल पी से जाहिर करते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी में इसने बताया कि पहले तो ये याद रखना कि मोल फ्रैक्शंस को अगर हम ऐड करेंगे आपस में तो वो हमेशा 1 के बराबर होगा। पहली बात इसने यही की है, ठीक है जी। दूसरी बात, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज गिवन, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन, ठीक है। बेंजीन का मोल फ्रैक्शन चूंकि दिया हुआ है लिहाजा हम टॉल्यूइन का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है दोनों मोल फ्रैक्शन को अगर हम आपस में ऐड करेंगे तो वो 1 के बराबर होगा, बड़ा आसान सा। तीसरी बात, फाइंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन यूजिंग द फार्मूला, और दोनों कंपोनेंट्स का हम पार्शियल प्रेशर मालूम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसने हमें उनका जो प्योर फॉर्म में अगर जो इनका वेपर प्रेशर अपना अपना वेपर प्रेशर वो इसने दिया हुआ, इससे फार्मूला अप्लाई करके हम बड़े आसानी से इसको निकाल सकते हैं। और फिर हम क्या करेंगे, दोनों के पार्शियल प्रेशर्स को ऐड कर लेंगे तो वो उसका टोटल प्रेशर होगा। क्योंकि ये आइडियल सोल्यूशन है, ठीक है, आइडियल सोल्यूशन है, लिहाजा इसमें जो जो टोटल प्रेशर है वो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा इनको आपस में मिक्स करने से। वो उनके जो अपने अपने पार्शियल प्रेशर है उनको अगर हम ऐड कर लें आपस में तो टोटल प्रेशर सेम ही रहे, ओके। अब सोल्यूशन भी आप देख लें, बड़ा आसान काम इसने यही किया, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन 0.6 है, लिहाजा टॉल्यूइन का कितना होगा 1 - 0.6, ये बन गया 0.4। अच्छा जी, अब हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर्स, ये जो क्योंकि हमें अब पता है दोनों के मोल फ्रैक्शन भी पता चल गए हमें, और दोनों के जो हमारे प्योर फॉर्म में जो इनके वेपर प्रेशर्स हैं वो भी इसने ऑलरेडी दिए हुए हैं, ठीक है। इसने बताया हुआ है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 95.1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉल्यूइन इज 28.4 मिलीमीटर ऑफ मर्करी एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी ऑलरेडी हमें पता है, ठीक है। लिहाजा पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इनटू जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, बड़ा सिंपल सा है। अब मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करें उसके जो उसका प्योर फॉर्म में जो उसका वेपर प्रेशर होता है उससे मल्टीप्लाई करें तो वो उसका जो पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। ये
इसने बेंजीन का पार्शियल प्रेशर किया, इस तरह टॉलवीन के वेपर प्रेशर को उसकी मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया, वो उसका मोल फ्रैक्शन आ गया, और दोनों के वेपर प्रेशर को आपस में ऐड कर दिया, तो ये क्या चीज़ आ गई जी, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूशन आ गया, टोटल सॉरी वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन आ गया। इसके बाद ये छोटा सा टॉपिक है causes of lowering in vapor pressure. Every liquid has a definite vapor pressure at a particular temperature. ठीक है, ये हमें ऑलरेडी पता है कि वेपर प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वेपर प्रेशर भी हर लिक्विड का कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता जब तक आप उसका टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे। इन अ प्योर लिक्विड ऑल द सरफेस पार्टिकल्स आर दैट ऑफ द लिक्विड। अब ये कंपैरिजन इसने दिया हुआ, दो फिगर्स इसने बनाई है, लेफ्ट साइड पे इसने ये प्योर सॉल्वेंट ले लिया हुआ, जबकि राइट साइड पे इसने इसके अंदर सोल्यूट भी ऐड कर दिया, उसको शो किया हुआ। अब जाहिर सी बात है, जिस वक्त सिर्फ सॉल्वेंट होता है तो उसकी सरफेस पे सिर्फ अब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ओके। बट इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स अकर ऑन द सरफेस। इसके बरक्स जब आप सोल्यूशन बनाते हैं तो ऊपर सरफेस के ऊपर दोनों मौजूद होते हैं, अब सोल्यूट के पार्टिकल भी होंगे नॉन वोलेटाइल, और सॉल्वेंट के पार्टिकल भी होंगे। The solute particles decrease number of solvent surface particles. इससे नतीजे क्या निकला है कि जब सोल्यूट नहीं था उस वक्त सरफेस पे सॉल्वेंट के पार्टिकल ज्यादा थे, और अब चूंकि कुछ पार्टिकल सोल्यूट के भी सरफेस में आ गए, इस तरह जो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो सरफेस में कम हो गए। डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ सरफेस सॉल्वेंट पार्टिकल्स डिक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन। इससे अंडरस्टूड बात है। अब अगर उसके पार्टिकल कम हो गए सरफेस के ऊपर, क्यों? क्योंकि ये जो वेपर्स है ये कैसे बनते हैं? इट इज एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस, मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड फ्रॉम सरफेस। क्योंकि सरफेस से जो मॉलिक्यूल गैस फेज में चले जाते हैं वही वेपर प्रेशर डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। अब चूंकि सरफेस पे जब इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए सॉल्वेंट के, सोल्यूट ने कुछ जगह घेरी है, तो लिहाजा इसके वेपर्स भी कम बनेंगे, वेपर कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी इसका कम होगा। डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ सरफेस सॉल्वेंट पार्टिकल्स डिक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ सॉल्वेंट which decreases the vapor pressure. Thus the vapor pressure of a solution containing a non-volatile solute is always less than the vapor pressure of the pure solvent. यही रीजन है कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, और जब भी आप उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर लेंगे, ठीक है, तो उसके ऐड करने से चूंकि उसकी सरफेस पे जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की तादाद वो कम हो जाएगी, लिहाजा उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, सो फार एज द टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको ये सारी चीजें क्लियर है। अगर कोई क्वेश्चन किसी बच्चे ने करना है तो क्वेश्चन कर लें। सर क्लियर हो गया है, क्वेश्चन तो नहीं है। ठीक है जी, फिर हम इंशाल्लाह कल दोबारा इसको चैप्टर को आगे ले चलेंगे और आगे हम जो अगला टॉपिक है वो पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।